जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों, आज ये एक आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर स्वामी विवेकानंद जी की तस्वीर देख रहे हैं। उसके साथ ही उनका एक वक्तव्य देखिए, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। ये जो वाक्य है, ये जो इनका कोटेशन है, ये सभी के लिए प्रेरणादायक है। सभी के लिए कहने का मतलब मेरा ये है, चाहे वो व्यक्तिगत जीवन हो, मतलब कोई आपका मतलब व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो स्टूडेंट लाइफ हो, चाहे आप गृहस्थ जीवन में हो या आप बिजनेसमैन हो, कोई भी आप किसी भी क्षेत्र में हो, ठीक है। आप नौकरी अगर आपने पा लिया है तो भी ठीक है। किसी भी क्षेत्र के, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के लिए आप कह सकते हैं कि ये कोटेशन बहुत ही मोटिवेशनल है। ठीक है, इससे इतना अधिक प्रेरणा मिलती है कि आप इसको सुन करके ही आपको लगेगा कि नहीं, यस मुझे करना है एंड यस आई कैन डू इट। ठीक है, तो ये जो भावना है वो इस मोटिवेशनल, ये जो वाक्य लिखा हुआ है, इससे आती है। तो दोस्तों, आज 12 जनवरी है। ठीक है, 12 जनवरी 1863 में आज ही के दिन इस महान व्यक्तित्व का इस धरती पर अवतरण हुआ था। अवतरण मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस शब्द का इस्तेमाल अवतरण इसलिए कहा जाता है कि ये एक महान आत्मा थी। ठीक है, ये इसीलिए इनके इनके जन्म को मैंने अवतरण कहा है कि अवतरण जो लिया था इन्होंने, और इतनी कम उम्र में, आप ये मान के चलिए कि बहुत ही कम उम्र में इन्होंने ज़िंदगी, देखिए ज़िंदगी बड़ी तब नहीं होती जब आप 100 साल जीते हैं या कोई व्यक्ति 100 साल जीता है। ज़िंदगी बड़ी तब होती है जब उस छोटी सी भी उम्र में, मतलब आप छोटी सी ज़िंदगी में पूरी लाइफ 30 साल 32 साल में भी आप ऐसा काम कर जाएं कि सदियों तक, मतलब जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जीवन रहेगा इस धरा पर, तब तक आपका नाम रोशन होगा और आपका नाम लिया जाएगा। तो वही काम स्वामी विवेकानंद जी ने किया। ठीक है, ये इतने महान प्रतिभा के धनी थे कि आप इनके बारे में बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा। मैं यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊंगा, कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता सकता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, जैसे नर सेवा नारायण सेवा इन्होंने कहा था। ठीक है, इन्होंने जो वैश्विक धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में 1893 में, उसमें भाग लिया था। वहाँ से इन्होंने पूरा, मतलब हिंदू धर्म को एक नया मोड़ दिया। ठीक है, और इनकी जो ख्याति है वहीं से मतलब बढ़ती चली गई, फिर कम नहीं हुई। ठीक है, 1897 में इन्होंने रामकृष्ण परमहंस मिशन की स्थापना की थी। याद रखिएगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी मैं चीज़ों को बता दे रहा हूँ आपको। याद रखिएगा, पूछा जाता है ये रामकृष्ण मिशन जो है इन्होंने ही प्रारंभ किया था। रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस इनके गुरु थे। ठीक, तो ये चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। वैसे आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ रखी होंगी स्वामी विवेकानंद जी के बारे में, तो बहुत ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाऊँगा, आपको पता है, आपने पढ़ रखा है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, करंट अफेयर्स का वीडियो। ठीक है, करंट अफेयर्स का डोज वीडियो, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि ये विद स्टैटिक जीके चलता है। ठीक है, ये आप जो आज की प्रमुख समाचार पत्रों में जो खबरें हैं उनको परीक्षा के दृष्टिकोण से छांट छांट कर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन रहेगा ये। प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचा दीजिए आप। ठीक है, आपको इसमें करंट अफेयर्स तो मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारी जानकारी, अन्य जानकारी जो जीएस, स्टैटिक जीके और जीएस होता है, वो भी आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्म के दिन के ही अवसर पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं ये, जो स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं, जैसा कि आप पहले ही स्लाइड में आपने देख देख लिया है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स का वीडियो। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया, ठीक है, ये वीडियो, ये जो क्लास है, ये करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके की क्लास है। 12 जनवरी 2023 है आज। आज ही के दिन महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 1863 में, और बहुत ही कम उम्र में, लगभग 39 वर्षों में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, 1902 में इनकी मृत्यु हो गई थी। नर सेवा नारायण सेवा, और जो पहले ही स्लाइड में आपको मैंने दिखाया वाक्यांश, जो मोटिवेशनल, बहुत सारे लोग उसको प्रेरणा के रूप में, मोटिवेशन के रूप में देखते हैं। तो वो चीज़ें आप स्वामी विवेकानंद जी के बारे में पहले भी बहुत सारे पढ़ चुके होंगे, बहुत सारी बातें जानते होंगे, आप मेरे से अधिक जानते होंगे, तो उस विषय पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे।
लेकिन आज उनका जन्म दिवस, तो इस वजह से उनके ऊपर चर्चा आपको थोड़ा सा बताना मेरा फ़र्ज बनता था, मेरा कर्तव्य है ये। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है चेतन शर्मा जो है बीसीसीआई चयन समिति के प्रमुख बनाए गए हैं, दोबारा बनाए गए हैं। ठीक है, तो चयन समिति क्या होती है? बेसिकली ये कैप्टन और कोच वगैरह के साथ मिल करके टीम का चयन करते हैं बेसिकली। ठीक है, टीम का चयन करते हैं। तो ये मुख्य चयन मतलब उसमें अध्यक्ष बने हैं, मुख्य चयनकर्ता बने हैं चयन समिति के। ठीक है, ये मुख्य हैं। ठीक, बाकी और अन्य सदस्य भी होते हैं, याद रखिएगा। बीसीसीआई ये भारत के लिए मतलब क्रिकेट से संबंधित एक सबसे बड़ी जो संस्था है वो बीसीसीआई है। ठीक है, इसकी स्थापना जान लीजिए 1928 में। देखिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए अगर मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ या बीच में रुक रुक कर बोल रहा हूँ तो आप 1.5 के स्पीड से देख लीजिए, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें और आपको आपका टाइम भी बच जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए उसमें। ठीक है, बढ़ा लीजिएगा स्पीड इसको। ठीक, ये तो बीसीसीआई के बारे में मैंने बताया। और ये अध्यक्ष के बारे में जानिए, बीसीसीआई के जो प्रमुख हैं वो रोजर बिन्नी को अभी बनाया गया है। इन्होंने सौरव गांगुली को रिप्लेस किया था। यही सेम प्रश्न आया था, एफसीआई का एग्जाम हुआ था जो मेरा 7 तारीख को, जो सेकंड शिफ्ट में सेम प्रश्न आया था कि रोजर बिन्नी ने अभी हाल ही में बीसीसीआई के अध्यक्ष पद को संभाला है और उन्होंने किसको रिप्लेस किया है, ऐसे ही करके प्रश्न था। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ वो या तो आई हुई हैं परीक्षा में या फिर आने की बहुत अधिक संभावना है, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। चलिए अच्छा, एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, मैं पहले कल वाले जो प्रश्न थे वो मैं बताना भूल गया। ठीक है, पहले कल मैंने एक प्रश्न पूछा था कि डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल है, आप लोगों को सबको पता होगा। ठीक है, श्री राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, इनका नाम याद रखिएगा, क्या पता कहीं पूछ ले। ठीक है, दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि आपका जो ये है, दूसरा प्रश्न था ये सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मैंने पूछा था कि सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है, तो द नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो गुजरात में है, अहमदाबाद में, उसी को मोटेरा स्टेडियम भी कहा जाता था। पहले पहले उसका नाम था मोटेरा स्टेडियम, लेकिन बाद में उसका उसका मतलब कायाकल्प करके बहुत बड़ा, मतलब काफ़ी बड़ा बना दिया। उसकी जो क्षमता है वो लगभग 1,35,000 के आसपास है, 1,32,000 या 35,000 है। ठीक है, मतलब काफ़ी बड़ा है, वो विश्व में सबसे बड़ा है बेसिकली। उसके बाद एमसीसी आता है, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड, वो आता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, वहाँ पे लगभग 1 लाख है, 1 लाख से कुछ अधिक। ठीक है, उसके बाद थर्ड नंबर पे ईडन गार्डन आता है, एक अभी जयपुर में भी बन रहा है। ठीक है, तो वो भी काफ़ी बड़ा है, वो मुझे लग रहा है सेकंड या थर्ड नंबर पे वो आ जाएगा, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये पहला प्रश्न था। दूसरा प्रश्न भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इस तरीके से आप चीज़ों को समझिए और जानिए। ठीक है, इसी पहले प्रश्न से ही संबंधित स्टैटिक जीके में एक आईसीसी के बारे में मैं बताना चाहूँगा। आईसीसी इसकी जो इंटरनेशनली संस्था है, ये क्रिकेट से संबंधित सर्वोच्च संस्था जिसको कह सकते हैं आप। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई में है। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। ग्रेग बार्कले इसके अभी अध्यक्ष हैं, प्रमुख जिसको कह सकते हैं आप। 108 देश इसके सदस्य देश हैं। तो ये चीज़ याद रखिएगा। इतनी चीज़ें थी जो परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं, उनको मैंने आपको बता दिया इसमें। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसे अमेरिका में पहली सिख महिला जज बनने का मौका प्राप्त हुआ? यानी कहने का मतलब ये हुआ कि कौन भारतीय मूल की ऐसी महिला है जो अमेरिका में पहली महिला सिख महिला जज बनी है। तो इनका नाम याद रखिएगा, ये 5 स्टार क्वेश्चन है, मैंने मार्क कर रखा है पहले ही। मनप्रीत सिंह मोनिका, इनका नाम याद रखिएगा, टेक्सास प्रांत में ये जज बनी है। तो ये इस तरीके का मैंने पहले भी बताया है आपको कि कोई भी भारतीय मूल का या भारतीय जिसको कोई कोई पद मिले, इंटरनेशनली कोई पद मिले या कोई पुरस्कार मिले, किसी डेजिग्नेशन पे उसको बिठाया जाए, तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा। काइट फेस्टिवल मनाया जा रहा है अभी 14 तारीख 15 तारीख तक रहेगा वो। ठीक है, पतंग उत्सव, ये उत्तरायण पर्व के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में भयंकर तरीके से मनाया जाता है। ठीक, अहमदाबाद में, याद रखिएगा इस चीज़ को। राजधानी गांधीनगर गुजरात की। सीएम कौन है वहाँ? भूपेश पटेल हैं, सेकंड टर्म है उनका अभी। आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर हैं। लोकसभा की 26 सीटें और राज्यसभा में 11 सीटें हैं। ये ध्यान रखिएगा। स्टैटिक पोर्शन मैं आपको बताते हुए चलता हूँ ताकि कुछ भी छूटे ना आपका। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैं बार बार इस पर जोर देता हूँ, तो हो सकता है आपको इरिटेटिंग लगे, लेकिन मैं बताऊंगा क्योंकि आप भूल जाते हैं। देश का पहला राज्य जो पूर्णतः डिजिटल बैंकिंग बनने की घोषणा की है जिसने, तो देखिए ये नन अदर देन केरल केरल ही ऐसा एक राज्य है जो कि इन सब चीज़ों में बहुत आगे रहता है।
टेक्नोलॉजी और ये सब चीज़ों में ना, मतलब वो इस तरीके के कार्य करता है जो, मतलब आप कह सकते हैं कि एक तरीके से आप पारदर्शिता को मतलब बढ़ावा देने वाला काम। तो ये डिजिटल बैंकिंग पूर्ण रूप से, याद रखिएगा, केरल, है ना, केरल तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, यहीं से शशि थरूर की ये संसदीय क्षेत्र भी है शशि थरूर का, ये भी याद रखिएगा। यहाँ के गवर्नर हैं मोहम्मद आरिफ खान और पिनराई विजयन इस यहाँ के सीएम हैं। यहाँ पे देखिए लोकसभा की 20 सीटें हैं और राज्यसभा की 9 सीटें हैं, इसका ये याद रखिएगा। बहुत सारे यहाँ पे पर्यटन स्थल भी हैं, ठीक, ये याद रखिएगा। यहाँ पे अच्छा, आज आज का पहला सवाल बताइएगा, यहाँ पे एक नौका रेस होती है, उसका नाम बताइएगा, उस नौका रेस का नाम बताइएगा, केरल में होती है वो, ठीक है, बहुत फेमस है वो, बताइएगा वो कौन सी रेस है। केसरीनाथ त्रिपाठी एक बीजेपी के दिग्गज नेता थे, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इनका निधन हो गया है हाल ही में, ठीक है। उत्तर प्रदेश असेंबली के ये 3 बार अध्यक्ष भी चुने जा चुके हैं, 91, 97 और 2002 में, याद रखिएगा। इस तरीके से जो निधन होते हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बन जाते हैं। बंगाल और बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, तो ये चीज़ याद रखिएगा। हाल ही में किस भारतीय फिल्म के गाने को, या ये भी कह सकते हैं कि किस फिल्म को 80वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से नवाजा गया है, यानी कि कौन सी ऐसी पहली भारतीय फिल्म बनी है। तो ये याद रखिएगा, ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है। पहली भारतीय फिल्म ये RRR बनी है, RRR। इसका जो नाटू नाटू वाला गाना है ना, वो उसको पुरस्कार मिला है, अभी आपने देखा भी होगा। तो ये मतलब काफ़ी मतलब बहुत एक तरीके से कह सकते हैं कि अच्छी न्यूज़ है, पहली बार ऐसा हुआ है ऐतिहासिक रूप से ये। तो ये इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक किसी भारतीय फिल्म को ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार मिला नहीं था, तो ये पहली बार हुआ है, तो इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, इसको आप नोट करके 2-3 बार इसको आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। हाल ही में 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ पर शुरू हुआ है? तो ये जयपुर में, याद रखिएगा, जयपुर में पूछा जाता है ये इस तरीके का प्रश्न, ये 3 स्टार टाइप का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा, जयपुर। राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी भी बोला जाता है जयपुर को। आमेर के किला और ये सब बहुत सारे हैं, जल महल, हवा महल, ये सब वहाँ पे पर्यटन स्थल हैं, जाइए कभी घूम के आइए आप, ठीक। देखिए वहाँ पे लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें हैं। गुजरात में 26 और 11 हैं, यहाँ पे 25 और 10 हैं, इसी तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। तो ये पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं, जैसे जो एक तो वहाँ पे कौन कौन है, जैसे मेन उसमें पीठासीन अधिकारियों में लोकसभा के अध्यक्ष आते हैं, स्पीकर जिनको कह सकते हैं, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर, ठीक। और आपके जो राज्यसभा के सभापति यानी जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़ जी, तो वो, ठीक है, ये सभी पीठासीन अधिकारियों में आते हैं। प्लस अन्य जो राज्यों के विधानमंडल के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं वो सब भी वहाँ पर सम्मिलित हुए हैं। तो वहाँ पे इन सब विषयों पर एक सम्मेलन चल रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वहाँ के सीएम याद रखिएगा, अशोक गहलोत, कांग्रेस की सरकार है वहाँ पे। हाल ही में नई मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, देखिए मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के गठन की मंजूरी दी है कैबिनेट ने, तो 3 नई मल्टी कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी। इस तरीके से प्रश्न हो सकता है ना पूछा जाए आपसे, या पूछ भी लिया जा सकता है कि कितनी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का निर्णय लिया है कैबिनेट ने, तो हो सकता है कि पूछ लिया जाए। लेकिन जो प्रश्न बन सकता है वो कहाँ से बनेगा, वो स्टैटिक पोर्शन से बनेगा। कैसे बनेगा वो बताता हूँ मैं आपको, देखिए कैसे बनेगा। सहकारी सोसाइटीज़ को कौन से संविधान संशोधन से संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ, तो ये याद रखिएगा 97th अमेंडमेंट हुआ था 2011 में, उसके तहत इसको मूल अधिकार बना दिया गया था। मूल अधिकार जो अनुच्छेद 19 में 19 गा कह सकते हैं या सी कह सकते हैं, 19C, उसमें इसको जोड़ा गया है। यानी कि आप अगर सहकारी सोसाइटी बनाते हैं तो ये आपका मूल अधिकार है, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक। दूसरा प्रश्न कैसे बन सकता है कि सहकारिता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से अनुच्छेद संबंधित हैं सहकारिता क्षेत्र से संबंधित, या सिविल ये जो सोसाइटीज़ है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ से संबंधित संविधान में कहाँ कहाँ प्रावधान दिया गया है, इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। तो ये अनुच्छेद याद रखिएगा, ये वाले जो अनुच्छेद मैंने लिखे हैं इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा सहकारिता। देखिए एक तो अनुच्छेद 19 बता दिया मैंने आपको, ठीक है, 19 के गा में आप 143B, ये भी याद रखिएगा। और एक अनुच्छेद ये जो है 243 से लेकर के और ZH से लेकर के ZT तक, है ना, ये याद रखिएगा। ये जो 97th अमेंडमेंट हुआ था उसी में ये सारे कार्यक्रम किए गए थे, जो ये भाग 9 भी जोड़ा गया था, 9B, है ना,
ये पूछा जाता है। भाग 9 बी इसका याद रखिएगा, ये भी जोड़ा गया था, और ये भी 43 वाला जो है 43 बी। ठीक, ये बहुत सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, और भी जानिए आप कुछ कुछ चीज़ें। सहकारिता से मेंस में भी सवाल आते हैं, प्री में भी बनते हैं सवाल। कैसे बनते हैं देखिए, ये एक तो पहली बात जानिए कि ये राज्य सूची का विषय है। ठीक, किसका विषय है? राज्य सूची का। ठीक है, राज्य विधानमंडल इसके लिए जो है नियम कानून वगैरह ये सब बनाता है, ये याद रखिएगा। इसमें जो निदेशक होते हैं वो 21 से अधिक नहीं हो सकते हैं। निदेशकों की संख्या, इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है कि सहकारी सोसाइटीज़ में निदेशकों की संख्या कौन निर्धारित करता है? राज्य निर्धारित करता है, राज्य की विधानमंडल। और कितने हो सकते हैं, मतलब मैक्सिमम नंबर जो है 21, इससे अधिक नहीं हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा गया है। और इसमें 1 सीट महिलाओं के लिए 1 सीट, और 2 सीट जो है SC ST के लिए रिजर्व होती हैं, तो ये भी याद रखिएगा, जो 21 वाली ये बताया मैंने। ठीक, तो ये इतना सारा चीज़ मैंने बता दिया आपको। कुछ और एडिशनल जानकारी देता हूँ। सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था 6 जुलाई 2021 में, याद रखिएगा। सहकार से समृद्धि, ऐसे करके इसका जो मोटो है वो है, सहकार से समृद्धि। और श्री अमित शाह जी इसके पहले मंत्री बने हैं, यानी कि इनको इसका मंत्रालय का कार्यभार इनको दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय का। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ये बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बता दी। देखिए किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। आप सिर्फ इस क्लास में आपको सिर्फ करंट अफेयर्स और जीके ही नहीं बताया जाता है, बल्कि आपको प्रश्नों का तरीका किस तरीके से पूछे जाते हैं वो भी बताता हूँ, और किस तरीके से प्रश्नों को हल करना चाहिए वो भी बता देता हूँ मैं आपको। तो मल्टी मतलब टास्किंग ये क्लास होती है, तो इसको ज़रूर देखिए, आप लोगों में इसको शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर 8 प्रश्न ज़रूर थे ये, लेकिन इसके साथ स्टैटिक जीके वगैरह मिलाकर ये 15-20 प्रश्न आपके, और बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल जाती हैं। तो ठीक है, तो यहीं पर इस वीडियो को, इस क्लास को समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। ठीक है, पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों में। ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए सर्दी का मौसम जो है ना वो बड़ा ही खतरनाक हो रहा है, तो अपने आप को बचाए रखिए, पढ़ाई भी करते रहिए और बचाए रखिए। मौसम की मार जो है वो लगातार मतलब बढ़ रही है एक तरीके से देखा जाए तो। अभी ये कम से कम 8-10 दिन और रहेगी, तो 8-10 दिन की बात है। थोड़ा सा झेलिए आप इसको, और अच्छे से मतलब अपने आप को सुरक्षित रखिए। थोड़ा सुपाच्य भोजन खाइए, और थोड़ा योगा प्राणायाम ये सब चीज़ें करते रहिए। हल्के फुल्की एक्सरसाइज करिए, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ नहीं, लेकिन हल्की फुल्की एक्सरसाइज करिए। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।